गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग सर। स्वागत है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। आज हम लोग का 12वां चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, उष्मा और ताप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उष्मा एक प्रकार का क्या है? उष्मा जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो अणुओं की गति ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न होता है, ठीक है। कोई भी चीज में गति ऊर्जा रहेगा, जैसे अगर अभी ठंडा का मौसम है, हम लोग पूरा ऐसे करते तो उष्मा वहां उत्पन्न होता है, ठीक ना, जिससे कि हमें गर्मी का महसूस होता है, ठीक है। चलिए, ताप में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण उष्मा का क्या होता है? प्रभाव होता है। उष्मा का प्रभाव होता है। चलिए बताइए, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और ताप का एसआई मात्रक केल्विन। कार्य का एसआई मात्रक जूल। उष्मा का भी एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। उष्मा बढ़ने से ताप क्या होता है? उष्मा बढ़ने से ताप बढ़ता है। ये चीज याद रखिएगा कि जो उष्मा जो प्रभाव होता है, टेम्परेचर जो एक दूसरे में जो हस्तांतरित होता है, कहाँ से होता है? वो उच्च से निम्न की निम्न से उच्च? उच्च से नहीं, निम्न से उच्च। उच्च से निम्न होगा। क्या होगा? उच्च से निम्न, ठीक ना। तब पर भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ठंडा स्प्राइट ले जाते हैं और जाके पानी में रख देते हैं। क्यों? कि ठंडा रहेगा। ठंडा कहाँ रहेगा? जब इसका ठंडा है, उसका क्या है? उसका भी इससे तो ज्यादा वो गर्म होगा, होगा कि नहीं? तो वो अपना जो है उष्मा किसमें हस्तांतरित कर रहा है? स्प्राइट में। और धीरे धीरे क्या होता है? स्प्राइट गर्म हो जाता है। चलिए, तो हम लोग जान गए क्या कि उष्मा का जो हस्तांतरण होता है वो उच्च से निम्न होता है। उच्च से निम्न होता है। तापमान जो होता है क्या होता है? उच्च से निम्न होता है। चलिए अगला बताइएगा, डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम बिंदु क्या है? कितना डिग्री सेल्सियस? न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम बिंदु बताना है। डिग्री सेल्सियस में तो कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 273 केल्विन। सारा हम न्यूनतम बिंदु बता रहे हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए न्यूनतम बिंदु तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूमर 0 डिग्री रूमर। 0 डिग्री रूमर। वही रैंकिन में, रैंकिन में कितना होगा? 492 रैंकिन। 492 रैंकिन। अब उच्चतम बिंदु बताइएगा डिग्री सेल्सियस में। 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में, केल्विन में डिग्री नहीं लगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूमर में 80 डिग्री और रैंकिन में 672 रैंकिन। रैंकिन वाला ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन रूमर तक पूछ दिया गया है। रूमर तक पूछ दिया गया है। हो सकता है कि पूछ दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक आता है कि 32 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना आसान है। क्या करना पड़ता है? 273 को जोड़ देना पड़ता है। और केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में जाएगा तो 273 घटा देते हैं। लेकिन वही अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जाना है तो क्या करेंगे? तो इसमें रटना नहीं है, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस दिया तो इसका यहाँ न्यूनतम होला होता है और यहाँ होता है हाईएस्ट माइनस न्यूनतम, ठीक ना। हाईएस्ट और मिनिमम कहने का 100 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट और इसका न्यूनतम कितना होता है? ये डिग्री सेल्सियस वाला हो गया। अब इसके जगह जो निकालने देगा, अगर फ़ारेनहाइट निकालने दिया है तो यहाँ फ़ारेनहाइट होगा माइनस इसका न्यूनतम कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसका हाईएस्ट कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका न्यूनतम कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ हाईएस्ट और क्या? हाईएस्ट और मिनिमम, ठीक है। इसका न्यूनतम और अधिकतम दोनों रहता है यहाँ, ठीक ना। और यहाँ पर जो निकालना, जैसे इसका दिया रहे 32 तो यहाँ 32 बैठा देंगे। अगर नहीं यही निकालने दे दिया और ये दिया रहे तो यहाँ बैठा देंगे। निकाल लीजिएगा। इसको रखना है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु दोनों याद कर लिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे सारा। और 2-4 क्वेश्चन देंगे हम लास्ट में, बना के लाइएगा आप लोग। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? कितने डिग्री सेल्सियस को
कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान बोलते हैं? 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.16 नहीं सर, क्या आप बोले लोग सर? बोलिए। परम शून्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस को कहते हैं या केल्विन? 0 डिग्री केल्विन या फिर हाँ, 273 केल्विन, सर, 273 केल्विन। देखिए, 0 केल्विन, 0 केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछे तो 0 केल्विन। डिग्री केल्विन में लगाना ही नहीं है और ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ना तो देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान कितना डिग्री सेल्सियस पर? -273 डिग्री या 0 केल्विन। -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। गैस का आयतन शून्य हो जाएगा किस डिग्री सेल्सियस पर? हाँ, तो वही -273 डिग्री सेल्सियस पर ही तीन चीज हम लोग देखिए, परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस, गैसों का आयतन शून्य हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा सब में 0 केल्विन। क्या हो जाएगा? 0 केल्विन। अब बताइए त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु का डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 0.16 ठीक है, 0.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा त्रिक बिंदु, और वही केल्विन में पूछा जाए तो 273.16 केल्विन। तो यहाँ देखिए क्या किया हम, डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट केल्विन में गए, 273 क्या किए? जोड़ दिए। ठीक है, 0.16 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 273 जोड़े, हो गया 273.16 केल्विन। ठीक है, ये त्रिक बिंदु है। क्या है त्रिक बिंदु? त्रिक बिंदु क्या है बता सकते हैं आप लोग? जहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों वैसा स्थान जहाँ पे ठोस को रखते तो ठोस में ही रह जाएगा, द्रव को रखते तो द्रव में ही रह जाएगा, गैस में रखते तो गैस में। ठीक है, अपना अवस्था को परिवर्तन नहीं करेगा। ठोस है तो ठोस, द्रव है तो द्रव, गैस है तो अपनी ही अवस्था में रह जाएगा, वो कभी भी अवस्था को परिवर्तन नहीं करेगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस ठीक है, मानव शरीर का तापमान हो गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। अब बताइएगा आप लोग, तापमापी का निर्माण किसने किया था? तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया था। डॉक्टर तापमापी का निर्माण किसने किया था? फ़ारेनहाइट। किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था, जिसका बताइएगा रेंज क्या रहता है उसका? पारास 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वही ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम लोग देख लिए। घर में आज जो आते हैं झोला छाप, मेहमान नहीं, झोला छाप बोला, सब डॉक्टर सब आते हैं ना, घर घर जो जाके देते हैं, ठीक ना, तो वो सब जो मापता है किसमें मापता है? फ़ारेनहाइट में। लेकिन बोलता है क्या? नहीं सर, नहीं बोलता है, बोलता है 101 डिग्री बुखार है। ठीक ना, तो कभी कभी पूछिएगा सर क्या है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ठीक ना, संजय सर भी उसी तरह आई देखा, ये चीज आप लोग को नहीं पता। संजय सर जो है हमारे यहाँ में आए। चलिए तो देख लिया हम लोग, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। इसे फीवर मापते हैं, इससे क्या करते हैं? फीवर मापते हैं। और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका अधिकतम होता है 110, और न्यूनतम होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मापने का रेंज। अगला बताइएगा, एक उसी में पहले चलता था पारा वाला, जिसको झाड़ा जाता था, ठीक ना, या फिर ठंडा पानी में रख के उसको झाड़ते थे। तो जो लाल निशान बना हुआ रहता था, वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना हुआ रहता था?
हाँ। जो लाल निशान बना होता है ना, वो समान तापमान, मनुष्य का समान तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वो बना हुआ रहता है, ठीक है। या सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस पर वो लाल निशान बना होता है। अगर लाल निशान से आगे है तो खतरा है, ठीक है, और अगर उससे भी नीचे है तो वहां भी खतरा है कि उसका शरीर बहुत ठंडा हो गया है, ठीक है। चलिए बताइए, गैस तापमापी में किन दो गैसों का उपयोग किया जाता है? गैस तापमापी में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का रेंज क्या है? 500 से 800 -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन गैस का तो -200 से 1600 -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -200 से 1500 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन गैस का था, और हाइड्रोजन गैस का है -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का रेंज क्या है? -200 से 1600 डिग्री तक। -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस। सर 1600 क्या है वो जान लीजिए, आप बार बार 1600 बोल रहे हैं। वो है ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी। क्या कितना है रेंज? -200 से 1600। लेकिन वही अगर प्लेटिनम तार वाला है तो -200 से 1200। अगर वही नाइट्रोजन गैस वाला है तो -200 से 1500। अगर हाइड्रोजन गैस वाला है तो -200 से 500। अब क्लियर है। चलिए, ताप युग्म तापमापी किस नियम पर या किस प्रभाव पर आधारित है? तो स्लेब किस नियम पर आधारित है? सीबेक प्रभाव पर, ठीक है। किस पर है? सीबेक प्रभाव पर। सीबेक प्रभाव क्या है सर? तो दो अलग अलग टेम्परेचर का एक पानी ले लीजिए, जैसे इसमें हीट बहुत ज्यादा टेम्परेचर का ले लिया और इसमें बहुत लो वाला ले लिए, एक ठंडा एक गर्म, ठीक ना। और दो तार को लीजिएगा, ठीक है, दो तार लीजिएगा तो इससे उसमें जो जाएगा उष्मा, ठीक ना, वहीं से इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगा, ठीक है ना। छोटा सा LED बल्ब लगाइएगा, एक वाला में तांबा वाला तार जो रहेगा वो एक्चुअल लगा हुआ रहेगा, एक जो तार लगाइएगा उस तार में LED बल्ब लगा दीजिएगा, देखिए वो हल्का हल्का जलेगा आपका, ठीक है। वो प्रैक्टिकल कीजिएगा। हम कोशिश तो नहीं किए थे लेकिन देख रहे थे, ठीक है ना। नहीं देख रहे थे, हाँ, कैसे करता है सब। ताप बढ़ने पर आयतन क्या होता है? आयतन घटता, तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ता, आयतन बढ़ेगा, ठीक है। तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ेगा, और इसीलिए इसका घनत्व क्या होता है? घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। कुछ नहीं दिमाग में बैठाना, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर हाँ? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा? अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? आयतन घटेगा, ठीक है। उसका तो वित्त कर्मानुपाती है ना, घनत्व का वित्त कर्मानुपाती कौन है? आयतन। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का उपयोग कहाँ किया जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, सूर्य की तापमान को मापने के लिए, सूर्य का तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? बायोमीटर। हाँ, अगर तापमापी पूछे तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ठीक है। उत्तापमापी को ही कहते हैं पायरोमीटर। क्या कहते हैं? पायरोमीटर, जिसका रेंज होता है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब बताइएगा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम पर काम करता है? किस नियम पर? स्टीफन के नियम पर, ठीक है। स्टीफन नियम के पर आधारित है, स्टीफन नियम पर आधारित है। हम लोग दो चीज देखे, एक सीबेक प्रभाव जो क्या था? ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी किस पर आधारित था? तो सीबेक के प्रभाव पर। वहीं पूर्ण विकिरण किस नियम पर है? स्टीफन के आधार पर, ठीक है। ऊष्मा संचरण का विधि कितने प्रकार के? कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। चालन, संवहन और विकिरण। तो बताइए, बिना अणुओं की गति का किसमें होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति होता है किसमें? चालन में।
सबसे धीमी गति से संचरण करना किसका काम है? चालन का। ठीक है, यह उष्मा का संचरण सबसे धीमी गति से करता है। चालन जो है उष्मा का संचरण सबसे धीमी गति से करता है। ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। तीनों जान गए हम लोग। चालन। चलिए बताइएगा, एक क्वेश्चन है, लोहे की कुर्सी और लकड़ी के कुर्सी में तुलना करने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी या अधिक गर्म प्रतीत होता है, क्योंकि लोहे में क्या अधिक होता है? चालन अधिक होता है। ठीक ना, वो जितना जल्दी मतलब ठंडा होगा हाँ। उतना जल्दी गर्म। वो नियम में अगर जाए तो चल गए वहां हम लोग, ठीक ना। लेकिन लोहे का क्या है कि वो उसका चालन विधि द्वारा, ठीक ना, यहाँ वो नियम नहीं लगेगा क्योंकि वो चल जाएगा कहाँ आगे आएगा अभी, ठीक है ना। विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता। ठीक है ना। और क्या बोले सर? किसका विशेष उष्मा से? जैसे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका चल? हमने क्या करने और जैसे अगर नियम में अगर पूछेगा तो आ जाएगा किरचॉफ। उसके बाद चल। जो जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना वो जो हाँ के हाथ से एग्जांपल दिया जा रहा था। हाँ, सर। कि आप उष्मा है, कि आप पानी है, और बता दो ना क्या आप अच्छा हम आप गुप्त ज्यादा एक चर्चा कहाँ चल रहा था यहाँ सर? से अच्छा चलिए, बताया था ना। मैं नहीं करा था, सच बताया था। सच बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे को, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? चालन विधि द्वारा, ठीक है। मिट्टी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन के तुलना करने पर स्टील के बर्तन में चाय पीना मुश्किल होता है, क्योंकि उष्मा चालन से अधिक हो, मतलब उष्मा का जो चालन होता है तेजी से होता है उसमें। चलिए अगला बताइएगा, उष्मा संचरण का वह विधि जिसमें उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान अणुओं के गति के द्वारा होता है। अणुओं के गति के द्वारा होता है वो संवहन विधि। कौन सा विधि? संवहन विधि। और संवहन विधि किसमें किसमें होता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में नहीं। किसमें होता है? द्रव और गैस, द्रव और गैस। चालन विधि किसमें? सिर्फ ठोस में। संवहन दोनों में। संवहन किसमें किसमें? द्रव और गैस, द्रव और गैस। तो चालन के तुलना में इसमें जो उष्मा का संचरण होता है वो थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा अधिक होता है। उष्मा का संचरण का वह विधि जिसमें उष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? विकिरण विधि। क्या कहते हैं? विकिरण। सबसे तेज गति से चलने वाला कौन है? उष्मा का संचरण सबसे तीव्र गति से कौन करेगा? विकिरण। सूर्य की उष्मा हमारे पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। सूर्य का उष्मा है पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो किस विधि द्वारा? तो विकिरण विधि द्वारा। लेकिन वायुमंडल गर्म किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। वेरी गुड। परमाणु भट्टी कहते हैं। भट्टी की उष्मा मनुष्य तक पहुंचती है किस विधि द्वारा? किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। बहुत अच्छा। समान शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडी के दिनों में कपड़ों का कार्य क्या है? अंदर की उष्मा को रोक के रखना। हाँ, अंदर की उष्मा को रोक के रखना। जैसे हमारे मानव शरीर का कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन देखिएगा कि बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री चल जाएगा, 22 डिग्री चल जाएगा। तो वो अंदर की टेम्परेचर क्या, अभी क्या बोले हम कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगा। तो मेरे शरीर में क्या है? हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर क्या है? लो है। तो यहाँ से कहाँ जाएगा? और शरीर मेरा ठंडा कर देगा, और ठंडा कर देगा तो ठंडा लगने लगेगा, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं? 2-4 को पहन लेते हैं। नहीं पूछा तो 2-3 शर्ट ही पहन लीजिए, इससे ज्यादा वो गर्मी करेगा। क्योंकि क्या होगा वहां? कुछ चालक बन जाएगा उष्मा का। टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो बर्फ के दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं, क्योंकि दोहरी दीवार के बीच में क्या होता है? हवा उष्मा की कुचालक बन जाता है, और उष्मा को एक ओर से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान प्रदान करने नहीं देता है। शीतलन नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। वो क्या है सर शीतलन नियम, बता सकते हैं? बताइए सर आप, शीतलन नियम क्या है? किसी वस्तु को ज्यादा गर्म से थोड़ा ठंडा करने में अपना टाइम लगता है,
थोड़ा ठंडा से और उतना ठंडा करने में उससे ज्यादा समय लगता है। बहुत अच्छा सर, ठीक है। किसी पिंड में उष्मा का ह्रास का दर उस पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर का समानुपाती होता है। कहने का अर्थ है दूसरे शब्दों में कि बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा में होने में जितना समय लगता है ना, उतना वो थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय, यही दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है ना। ये शीतलन नियम बतलाता है। शीतलन नियम क्या बतलाया कि थोड़ा मतलब बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, उतना ठंडा से पूरा ठंडा होने में, मतलब थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बताइएगा, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहता है? शून्यवां नियम, हाँ, उसका कहता है कि ए का जो ताप होगा ना वो बी के ताप के बराबर होगा, और बी का जो ताप होगा वो सी के ताप के बराबर होगा, सी का जो ताप होगा वो डी के ताप के बराबर होगा। तो पूछ देगा कि ए का ताप और डी के ताप में क्या अंतर, तो ये का भी ताप और डी के भी बराबर हो गए, रेशियो आ गया ना आप लोग का मैथ, ठीक है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम से तापमान को परिभाषित करता है। पूछना था हमको लेकिन नहीं पूछ पाए। चलिए, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम किसको परिभाषित करता है? तापमान को। तो बल को परिभाषित कौन सा न्यूटन का गति का नियम करता है? न्यूटन का प्रथम, वो क्या करता है? बल को परिभाषित करता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है, और ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम तापमान को परिभाषित करता है। किसको करता है? तापमान को परिभाषित करता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसको परिभाषित करता है? बहुत अच्छा, ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊष्मा को परिभाषित करता है, और शून्यवां नियम किसको किया था? तापमान को परिभाषित किया था। ऊष्मागतिकी का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है ना? यस सर। चलिए, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, इसमें कुछ दिया है क्या? नहीं, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि उत्क्रम ताप का नियम किस नियम को कहा जाता है? ऊष्मागतिकी का किस नियम को उत्क्रम ताप का नियम कहा जाता है? दूसरा नियम को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम को क्या कहा जाता है? तो उत्क्रम ताप का नियम, उत्क्रम ताप का नियम। एक आदर्श मशीन का दक्षता कितना % होती है? 100%, लेकिन वो 100% आदर्श, आइडियल बोलती है, ठीक है। वैसे अधिकतर किसी भी मशीन का जो दक्षता होता है वो 100% से कम होता है, लेकिन एक आदर्श मशीन का जो दक्षता होता है वो 100% होता है, जो संभव नहीं है। पूछा जाएगा कि दक्षता को किसमें मापा जाता है, ठीक है। दक्षता को सर परसेंटेज में ये पूछा गया है कि दक्षता को परसेंटेज में, अभी बोले कि 100% से कम होता है, इसका मतलब क्या? वो परसेंटेज में माप रहा है, और ये पूछा गया है, ठीक है। दक्षता को किसमें मापा जाता है? तो परसेंटेज में, ठीक है। समदाबीय प्रक्रम क्या है? समदाबीय, समदाबीय इसका मतलब दाब समान। सम आयतनिक का मतलब आयतन समान। समतापीय का मतलब ताप समान। रुद्धोष्म का मतलब जिसका उष्मा समान परंतु ताप अलग अलग, भिन्न भिन्न, बदल जाएगा, ठीक है, उसे रुद्धोष्म कहते हैं। पृथ्वी पर तापमान बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्यतः कौन कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारा है, लेकिन अगर इसमें अगर मुख्यतः पूछ दे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े गए कितने किरण, कितने किरण पहुंचती है पृथ्वी पर? हाँ, एक किरण एक किरण पहुंचती है, लेकिन कभी कभी 2 पहुंच जाती। देखिए, वो ओजोन परत छिद्र होने के कारण ही पराबैंगनी किरण पहुंचेगी, ठीक है। वैसे हम लोग क्या जाने कि अवरक्त किरण जो है वो सूर्य से निकलने वाली किरण है। सबसे पहले ये जाने कि सूर्य से कितने किरण निकली? 2। पृथ्वी पर पहुंचने वाला कौन सा किरण? अवरक्त किरण। कौन सा किरण? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? हर्शेल। वेरी गुड सर, किसने किया था? हर्शेल ने। और पराबैंगनी किरण का रिटर किसने किया था? रिटर ने किया था। तो हर्शेल ने अवरक्त किरण का खोज किया था। अवरक्त किरण का क्या कारण है कि सूर्य से तो पृथ्वी पर आ जाता, लेकिन पृथ्वी से वापस ये नहीं आने तो देता, लेकिन जाने को नहीं देता है।
और जिसके कारण दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। चलिए, पारावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत की मापने की इकाई डाप्सन। क्या है? डाप्सन। और किसके द्वारा क्षति हो रहा है ओजोन परत? तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहां से निकलता है? रेफ्रिजरेटर और एसी से। रेफ्रिजरेटर और एसी में ठंडा करने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? सबसे अधिक फ्रियोन। सबसे अधिक फ्रियोन। फिर अमोनिया भी रहता है। ठीक है, कैसे? R12 के बगल उसके बाद लिखा हुआ। हाँ, तो वो समस्थानिक होगा, रेडियम का ही दिया होगा। कृष्ण पिंड, ठीक है, वैसा पिंड जो लगभग सारे उष्मा विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड। कृष्ण पिंड का सबसे अच्छा उदाहरण कितना % उष्मा को विकिरण करता है? 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है। कौन? काजल। काला आदमी सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसे अधिक गर्मी लगता है। अधिक गर्मी लगता है, ठीक ना? हाँ, कम लगे, लेकिन नहीं लगता सर। हम काला है, कहाँ ठंडा लगता है सर। होता है, देखिए, ये होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं। अब हम लोग उधर वाला साउथ, हाँ, साउथ अफ्रीका का थोड़ा, ठीक है। गोरा आदमी सारे उष्मा को क्या करता है? विकिरण कर लेता है, विकिरण को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए उसे कम गर्मी लगता है। उसे कम गर्मी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा पंखवा वही चाहेगा। अच्छा, ठंडे मौसम करना है ना? नहीं, दोनों हो सकता है सर। अगर वो अभी बोल देते ना कि ठंडा दिन में कम ठंडा लगता है, तो बोलेगा इतना पानी का है सर। चलिए, गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सारे उष्मा को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। काला कपड़ा क्या करता है? अवशोषित करता है। इसीलिए हम लोग को ठंडे के दिनों में काले वस्त्र पहनना चाहिए और गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। तो बताइए, एक हम छतरी लेके घूम रहे हैं, ठीक है, गर्मी के दिनों में, तो ऊपर वाला भाग के सफेद, नीचे काला। ठंडा दिन में छतरी लेके थोड़ा घूमेंगे। ठंडा दिन में पानी पड़ा था। चलिए, गर्मी के हो गया ये, ठीक है। किस नियम के अनुसार वस्तु उष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होगी, वह उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होगी? किरचॉफ का नियम। कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम। काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्द ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जितना जल्दी अवशोषक होता है, उतना जल्दी वो उत्सर्जित भी करता है। ठीक है, जिसके कारण, बताइए किसके कारण? ठीक ना, क्वेश्चन को पहले हम बता देते हैं। थर्मस के बाहरी और भीतरी परत सफेद और चमकदार होता है। कैसा होता है? सफेद और चमकदार। इसीलिए वह भीतर के उष्मा को कम अवशोषित करता है, भीतर के उष्मा को कम अवशोषित करता है तथा बाहर की उष्मा को परावर्तित कर देता है। भीतर की उष्मा को कम अवशोषित करता है और बाहर की उष्मा को परावर्तित कर देता है। तो देखिएगा, दोनों में से कोई उस ताल्लुक रहने दिया? बाहर वाला बाहर भेज दिया और अंदर वाला बोला अंदर में रहो, तुमको भी अवशोषित हम नहीं करेंगे। जिसके कारण हमारा जो थर्मस के अंदर रहता है पेय पदार्थ, वो क्या होता है? अधिक समय तक गर्म रहता है। अगर ठंडा रहे तो ठंडा रहे। चलिए, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो वो रेखीय प्रसार, अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो क्षेत्रीय प्रसार, आयतन में हो रहा है तो आयतन। अब इसको क्षेत्रीय, क्या रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन को अल्फा बीटा गामा से किया गया। ठीक है, अल्फा बीटा गामा से डिनोटेड किया। तो बताइएगा सभी का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। अल्फा बीटा गामा का एसआई मात्रा हो जाएगा प्रति केल्विन। क्या हो जाएगा?
प्रति केल्विन। इसका क्या होगा रेशियो बता सकते हैं? आप लोग चुप रहिएगा, आप लोग बताइए रेशियो अल्फा बीटा गामा रेखीय क्षेत्रीय और आयतन का। नहीं ना, दिमाग लगा पाए थोड़ा भी। रेखीय मतलब क्या? सिर्फ मीटर। क्षेत्रीय मतलब क्या? मीटर स्क्वायर। आयतन का मतलब क्या? मीटर क्यूब। 1 2 3। आप भूलिएगा क्या? नहीं सर। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1 2 3। अगर किसी चकती में एक या कई छिद्र हो तो चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पटरियां क्या होती है? फैलती है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में धातु का प्रसार होता है। और कौन सा प्रसार होगा उसमें? रेखीय प्रसार, ठीक है, रेखीय प्रसार। चलिए, कुछ ऐसे पदार्थ बताइए जिसे गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। कुछ ऐसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। घी, नारियल का तेल, बर्फ भी। ठीक है, घी, नारियल का तेल, ठीक है, धातु के प्लेट और मोम, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा आप लोग यूज करते हुए नारियल का तेल देखते होंगे जम जाता है। वही चीज अगर हम उसको धूप में दे देते हैं तो क्या होता है? पिघल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही एडजस्ट करने में जब हम देखते हैं कि जब वो जमता है तो छोटा सा में भी रख सकते हैं, लेकिन जब वो पिघलेगा क्या उस बर्तन में उतना रख सकते हैं? नहीं सर, वो आयतन मांगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक और गलनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक और गलनांक बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ जिसको गर्म करने पर आयतन घटता है। आयतन घटता है जैसे हाँ, बर्फ, ढलवा लोहा और बिस्मथ। और इसका दाब बढ़ाने पर क्वथनांक और गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। जस्ट ऑपोजिट होगा, घट जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को अगर आपस में दबाया जाए तो दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, गलनांक कम हो जाएगा। पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलता है क्योंकि नीचे का दाब क्या होता है? अधिक होता है। और अधिक होने पर गलनांक कम हो जाता है। दो ग्राफ आएगा, ठीक है, जल का असमान प्रसार, ठीक है। और दो ग्राफ क्या होगा? एक होगा आयतन का और एक होगा घनत्व का। ये मान लीजिए ये आयतन वाला ले लेते हैं, ठीक है, आयतन। और एक ले लेते हैं हम घनत्व। इसका कैसे बनेगा? इस तरह। और इसका कैसे बनेगा? इस तरह। यहाँ से 0 से चला 6 तक आ गया, मान लीजिए। यहाँ से 0 से चला 6 तक आ गया। यहाँ 4 रहा, क्या रहा? 4। और यहाँ भी क्या रहा? 4, ठीक है। तो आप समझिएगा थोड़ा। अगर हम पूछें कि जब जल का आयतन क्या, मतलब जल का आयतन क्या होगा जब 2 डिग्री सेल्सियस से हम 6 डिग्री सेल्सियस से जाएंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से हम 6 डिग्री सेल्सियस में जाएंगे, तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर बढ़ेगा। देखिए, पहले नीचे आ रहा है, तो आ रहा है, इसका मतलब घट रहा है ना, घट रहा है। यहाँ आके क्या हो गया? न्यूनतम। यहाँ क्या हो गया? न्यूनतम। तो न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर यहाँ से क्या हुआ? बढ़ने लगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 6 डिग्री सेल्सियस की ओर जाएंगे तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटेगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर बढ़ेगा। वही घनत्व में क्या होगा? तो घनत्व में 0 से 6 जाएंगे तो पहले बढ़ेगा, फिर महत्तम होगा, फिर क्या होगा? महत्तम होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? घटेगा। किसी तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है। अगर पूछेगा जल का आयतन न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो अगर जल का घनत्व महत्तम कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर हो गया? चलिए, पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व कितना होगा? 900 केजी प्रति मीटर क्यूब। बहुत अच्छा। कोई भी खाद्य पदार्थ को कितने डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखा जाता है?
4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अधिक ठंडे प्रदेशों में जहां पानी बर्फ बन जाता है वहां कभी कभी पानी के पाइप फट जाते हैं। क्यों? आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी क्या होता है? और तो पाइप क्या होता है? पाइप फट जाती है। अगर किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। वह इंजन जो उष्मा को कार में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसमें इंजन कहलाता है। बहुत अच्छा। जैसे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। एक चीज यहाँ से मेरे दिमाग में गया कि डीजल का गुणवत्ता को चेक करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? नहीं सर, और पेट्रोल की गुणवत्ता को चेक करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? ये बोल दीजिएगा। हाँ, ऑक्टेन उसकी चाहे। तो किसका है सीटेन और किसका ऑक्टेन? पेट्रोल, ऑक्टेन डीजल। क्या हो जाएगा? सीटेन पेट्रोल, ऑक्टेन डीजल। ऑक्टेन पेट्रोल होगा, सीटेन डीजल होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आगे हम लोग कहाँ विशिष्ट ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्माधारिता, मात्र 2 ही बचा है।